एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं और ये न्यू सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस पूरे चैप्टर को, क्योंकि ये आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से बताए जा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप हर एक टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक का एक छोटा सा वीडियो बना के आपके लिए यूट्यूब पे डाल दिया जाए। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है कि रोमन साम्राज्य क्या है। तो देखिए, आज का अधिकांश यूरोप जो है, जो पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा था, वो पहले रोमन साम्राज्य या रोम साम्राज्य में ही था। देखिए, रोमन साम्राज्य का फैलाव जो है वो 3 महाद्वीपों में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 महाद्वीपों में ये रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। पहला तो यूरोप, दूसरा है पश्चिम एशिया और तीसरा है उत्तरी अफ्रीका। सोच सकते हैं कि रोम साम्राज्य जो था वो कितना बड़ा रहा होगा, जो 3 बड़े बड़े महादेशों में फैला हुआ था। तो रोम साम्राज्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे आज का अधिकांश, मतलब अभी वर्तमान समय में जितने भी जगह हैं वो यूरोपीय, पश्चिमी एशिया हो गया, वो उत्तरी अफ्रीका हो गया, ये सभी इसी के हिस्से के अंदर था। पूरे 3 भागों में बांटा गया है इसे, यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोम साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या हैं। रोम साम्राज्य के या फिर रोमन साम्राज्य का जो जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो किस प्रकार से मिलता है। तो देखिए, सामग्री रोमन इंफॉर्मेशन देने के लिए, इस साम्राज्य की जानकारी देने के लिए जो सामग्री है उन्हें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, पहला है वर्ष वृत्तांत, दूसरा है पत्र, तीसरा है व्याख्यान, चौथा है प्रवचन और पांचवा है कानून। VVI रहेगा आपके एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये पाठ्य सामग्री के अंदर आता है। ये 5 पॉइंट, वर्ष वृत्तांत, इसके अलावा पत्र, इसके अलावा फिर आपको व्याख्यान देखना है, फिर प्रवचन देखना है और फिर कानून देखना है। जो रोमन साम्राज्य के इंफॉर्मेशन को जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, उसमें जो पाठ्य सामग्री है उसमें ये 5 पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल क्या था। तो देखिए, रोमन साम्राज्य में 509 ईस्वी पूर्व से लेके 27 ईस्वी पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन चला। प्रथम सम्राट जो थे ऑगस्टस, वो 27 ईस्वी पूर्व में ऑगस्टस ने गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट दिया, मतलब खत्म कर दिया और स्वयं सम्राट बन गया, राजा बन गया। उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा गया। याद रखिएगा, जो ऑगस्टस था उसने 27 ईस्वी पूर्व गणतंत्र व्यवस्था का तख्ता पलटकर खुद को सम्राट बना दिया और इसके बाद उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा गया। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था, निरंकुश शासन नहीं करता था। याद रखिएगा, वो निरंकुश शासन नहीं करता था। कौन? अगस्टस। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास को भी 3 प्रमुख अलग अलग खिलाड़ियों के रूप में देखा जाता है। पहला है सम्राट, जो अभिजात वर्ग और नेता थे। दूसरा है प्रांतों की स्थापना और तीसरा है सार्वजनिक स्नानगिरी। यह सारी चीजों को 3 अलग अलग प्रमुख खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे देखा जाता है। जो रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल था उसमें आपको एग्जाम में इन सभी पॉइंट्सों को लिखना है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मध्य का काल जो है, जो 3री शताब्दी के संकट के रूप में भी जाना जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। प्रथम और द्वितीय शताब्दी, जिसमें शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक था। याद रखिएगा, प्रथम और द्वितीय शताब्दी की अगर बात कर ले तो यहाँ पे शांति भी था, समृद्धि भी था और आर्थिक विस्तार भी था। लेकिन 3री शताब्दी में तनाव बन के गया, उभर गया, जब ईरान के संसानी वंश ने बार बार आक्रमण हुए, संसानी वंश के बार बार आक्रमण हुए, मतलब कि हमला हुआ। इस बीच जर्मन मूल के जनजाति, जिसमें फ्रैंक, एल्मनाई और गोर थे, वो रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिए।
जिससे समाज में अस्थिरता आ गई। अस्थिरता करने का मतलब है हलचल हो गया, आपसी रंजिश के कारण गृह युद्ध तक छिड़ने की नौबत आ गई थी। 47 वर्षों में 25 सम्राट बने। देखिए 47 वर्ष की कम अंतराल में ही वहाँ पे 25 नए नए राजा बने। इसे तीसरी शताब्दी के संकट के रूप में देखा जाता है। याद रखिएगा, ये तीसरी शताब्दी के संकट के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे हम मध्य का काल और तीसरी शताब्दी के संकट के रूप में पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता और संस्कृति किस प्रकार से देखा जाता है। देखिए रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का समाज में चलन था, एकल परिवार थे। दूसरा था महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, संपत्ति में स्वामित्व एवं संचालन का कानूनी अधिकार भी हुआ करता था महिलाओं में। काम चलाऊ साक्षरता होना, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अनपढ़ भी नहीं थी, साक्षर थी। और सांस्कृतिक विविधता होना, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग संस्कृति के रूप में छूट था कि वो अपने हिसाब से अपने संस्कृति को मान सकते थे। तो ये रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता और संस्कृति के बारे में था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोमन साम्राज्य का विस्तार। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है रोमन साम्राज्य के विस्तार में, थोड़ी सी पॉइंट्स जो है वो ऊपर नीचे हो गया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि रोमन साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। तो देखिए रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था, वो काफी अच्छे तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे। बंदरगाह था, खाने थे, खदाने थे, ईंट के भट्टे थे, जैतून के तेल के कारखानों की अधिक मात्रा में व्यापक होना वहाँ पे इनका मुख्य कार्य था, क्योंकि व्यापार भी वो इसी सब चीज़ों का करते थे। इसके अलावा असाधारण उर्वरता वाला क्षेत्र होना, मतलब काफी उपजाऊ मिट्टी थे इनके पास। सुगठित वाणिज्यिक एवं बैंकिंग व्यवस्था था इनके पास, रोमन साम्राज्य के पास बहुत ही अच्छा बैंकिंग व्यवस्था भी था। धन का व्यापक रूप से प्रयोग भी होता था। तरल पदार्थों की धुलाई जिन कंटरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। देखिए तरल पदार्थ का मतलब होगा जैतून का ही तेल ले लीजिए, किसी चीज का रस ले लीजिए, तो जिन कंटेनरों में उसे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे उसे हम एम्फोरा कहते हैं। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ही लाया जाता था। याद रखिएगा, स्पेन में जो भी तेल का उपयोग होता था जैतून का, जो एक जगह से दूसरी जगह तक व्यापार करने के लिए लाया जाता था, उसे ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ही लाया जाता था। तो ये रोमन साम्राज्य के विस्तार के बारे में था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण, जो काम करने वाले लोग थे, श्रमिक मतलब होता है मजदूर लोग, उन पर कैसा नियंत्रण था। तो पहला पॉइंट कहता है दासता की मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली हुई थी, दास प्रथा यहाँ पे पूरा जोर शोर से चलता था। दूसरा पॉइंट है इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दासों की संख्या थी। देखो सोच लीजिए 75 लाख टोटल संख्या में 30 लाख जो था वो केवल दास लोग ही यहाँ पे रहते थे। तीसरा पॉइंट है दासों को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था, दासों को पूंजी निवेश पैसे कमाने का दर्जा प्राप्त था। और चौथा पॉइंट है उच्च वर्गों के लोगों के द्वारा, जो उच्च वर्ग के लोग थे वो श्रमिक एवं दासों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। जो पैसे वाले लोग थे, जो ऊंचे पद पे थे, वो दास और श्रमिक के साथ बड़े क्रूर तरह से व्यवहार करते थे। जो ग्रामीण लोग थे या जो छोटे छोटे मजदूर थे वो ऋणग्रस्ता से जूझ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज के नीचे वो दबे हुए थे, बड़े बड़े साहूकार के कर्ज के नीचे दबे हुए थे। अगला पॉइंट हमारा कहता है दासों के प्रति व्यवहार सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित था, उनके लेन देन उनके काम पर आधारित था, कोई भी यहाँ पे सहानुभूति दासों के साथ नहीं दिखाया जाता था। अगला पॉइंट हमारा कहता है रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां और प्रारंभिक राज्य। देखिए सेनेटर, अश्वरोही, जनता का सम्मानित वर्ग, फूहर नियंत्रण वर्ग और दास, ये पहले कैटेगरी में थे। दूसरा में आता है परवर्ती काल, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतर वर्ग। और तीसरा में भ्रष्टाचार, लूट खसोट, ये सारी चीजें आते हैं। देखिए रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां और प्रारंभिक राज्य में ये तीनों चीज आपके लिए VVI रहेगा। 1 नंबर 2 नंबर में ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। हम आपको आगे की स्लाइड में लेकर चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोमन साम्राज्य में पूरा काल की विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखिए रोमन बहुदेवादी जो थे, बहुदेवादी मतलब कि जो लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये इनके संस्कृति के अंदर या फिर इनके आप पूरा काल के अंदर की विशेषताओं को देख लीजिए।
यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। सम्राट जो थे उनके द्वारा सीमाओं पर किले बनवाए गए थे। जो किनारा था उस राज्य का, उस पर किले का निर्माण किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे जो धर्म और राजधर्म बताने के निर्णय लिए जाते थे। यहाँ पे क्या होता था कि ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का मतलब सभी को उसी धर्म को मानने के निर्णय और फैसले को लिया जाता था। साम्राज्य में जो पश्चिम भाग और उत्तर में जाने वाले समूह थे, गोथ, बैंडल तथा लोम्बार्ड आदि, ये बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य में स्थापित कर लिए। मतलब कि छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा करके इन्हें रोम के राज्यों में मिला लिया जाता था। प्रांतों का पुनर्गठन करते थे, फिर से दोबारा राज्यों का निर्माण करते थे। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना, कौन काम कौन करेगा, ये भी फैसला यही लोग लेते थे। इस्लाम के विस्तार की अगर बात कर लें तो प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति थी इस्लाम का विस्तार। तो इस्लाम के विस्तार के बारे में भी यहाँ पे आप रोमन साम्राज्य के पूरा काल की विशेषताओं को समझ लिया। इसमें जो 8 पॉइंट है वो PVI रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं हम आपको। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है रोमन साम्राज्य में सैनिक प्रबंधन की विशेषताएं। अब इसको भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, रोमन सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था के रूप में देखा जाता था। दूसरा है व्यावसायिक सेना थी अलग। तीसरा है सिविल सेवा की अवधि निश्चित होना। ये सब रोमन साम्राज्य के सैनिक की विशेषताएं थी। चौथा है सबसे बड़ा एकल निकाय था इनके पास, और सेनेट में सेना का डर था। मतभेद होने पर गृह युद्ध जैसी संभावना भी हो सकती थी, और आंदोलन एवं विद्रोह भी इनके अंदर की विशेषताओं में है। और शासन अथवा सम्राटों के भाग निर्धारित करने की भी शक्ति यहाँ के सैनिकों में ही था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सैनिकों के अंदर जो शक्ति थी वही वहाँ के सम्राट और राजा के गद्दी पर आसीन करने और उन्हें हटाने का कार्य किया करता था। अगला पॉइंट हमारा जो है इसका VVI टॉपिक है दास प्रजनन, जो एग्जाम में पूछा जाने की संभावना लगभग 90% रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो दास होते हैं या गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उसके साथ मर्दों का आधिकारिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जो महिला दासी थी उनको अलग अलग बच्चे पैदा करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाने पड़ते थे। उनके बच्चे भी आगे चलकर दास बनते थे, क्योंकि दासों की ज़रूरत थी वहाँ पे। इसलिए महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाने पड़ते थे। दास श्रमिक के साथ समस्याएं क्या थी? तो देखिए रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिक का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। तो ये दास श्रमिकों के साथ समस्याएं थी कि रोम में जो सरकारी निर्माण कार्य होते थे, जो सरकारी काम होते थे, उस पे व्यापक बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था किनका दास का। अब हम बात कर लेते हैं भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम और श्रमिक को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था। उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिक को रखने की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था, इसलिए दास को यहाँ पे काफ़ी महंगा माना जाता था। ये दास, और ये मुख्यतः दास प्रजनन के बारे में था जो मैंने आपको समझा दिया है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ये आपके लिए VVI रहेगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन की क्या विशेषताएं थी। देखिए दास श्रम महंगा होने के कारण दासों को मुक्त किया जाने लगा, मतलब दासों को छोड़ दिया जाता था। अब इन दासों या मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। वहां से छोड़कर इन्हें अब व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। मालिक गुलाम अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने, पूंजी, यहाँ तक कि पूरा कारोबार भी सौंप देते थे ताकि वो उस कार्य को कर सके। मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिक के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। एक बड़े दल पर नजर रखने से बढ़िया ये लोग छोटे छोटे दल को निर्माण करते थे ताकि उन पर निरीक्षण किया जा सके, उनका देख रेख हो सके।
श्रमिकों के लिए छोटे छोटे समूह बनाए गए थे जिससे यह पता लग सके कि कौन काम कर रहा है और कौन चोरी कर रहा है। दास काम कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, इनको पता करने के लिए छोटे छोटे दलों का निर्माण किया गया था और उन पर उस बात का नजर रखा जाता था कि कहीं वो काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अश्वारोही के बारे में। देखिए, अश्वारोही या नाइट वर्क परंपरा जो है वो मूल रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था, पैसे वाले लोगों का समूह था। मूल रूप से वो ऐसे परिवार से थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाइट्स भी कहा जाता था। ये पैसे वाले लोग हुआ करते थे, ये जमींदार लोग, इनके पास पहले से पैसा था और सबसे शक्तिशाली और धनवान समूह था, क्योंकि इनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने का औपचारिक योग्यता, ऑफिशियल एग्रीमेंट देता था, जिससे ये और पैसे वाले हो जाते थे। यहाँ पे ये अश्वारोही के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं अश्वारोही या नाइट्स वर्ग की विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखिए, सैनिटरों की तरह अधिकतर नाइट्स जो होते थे वो उस समय जमींदार होते थे, इनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी। ये सैनिटर के विपरीत उनमें से कई लोग जहाजों के मालिक, व्यापारी, साहूकार, बैंकर भी होते थे, यानी ये व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न होते थे। इन्हें जनता का सम्मानीय वर्ग भी माना जाता था, जिनका संबंध महान घरानों से था। मतलब बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को जनता का समर्थन था या फिर जनता सम्मान करती थी, क्योंकि इनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये राजघरानों से हैं, ये जमींदार परिवार से हैं, इस कारण से भी इन्हें काफ़ी सम्मान मिलता था। स्वाभाविक सी बात है, देखिए उस समय में भी जो जहाज़ों के मालिक रहे होंगे वो कितने पैसे वाले रहे होंगे, व्यापारी, साहूकार, और इस तरह के लोगों के पास इतने पैसे थे, इतने जमीन थे कि लोग इनका सम्मान करते थे। इस तरह से आपने देखा क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया था। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।